हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो आज क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो सो फार हम लोग 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ा चुके हैं एज़ पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी, जिसमें कि हमने ऑर्डर एंड डिग्री बताया, एंड देन जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स बताए, राइट। जिसमें हमने आपको बताया 9.3 के अंदर कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, एंड देन 9.4 के अंदर हमने आपको बताया कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का जिक्र हालांकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं कि 9.5 जब आएगी तो उसके अंदर अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, राइट। सो आज का टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है ना। आप लोग अगर अपना 10-20% फोकस भी यहाँ पे लगाएंगे तो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी, है ना। चलिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक बार और जिक्र कर देता हूँ कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में है, राइट। जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। 9.3 एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी हमने जिक्र किया। फिर दूसरा मेथड था होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, है ना। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, तो इसका एक अलग मेथड बनाया था अपन ने, राइट। तो 9.4 में हमने इसका जिक्र किया था। एंड तीसरा मेथड जो है, राइट, वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, राइट, और इनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड है, उस मेथड का जिक्र करेंगे आज, ठीक है ना। उस मेथड को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछेगा, राइट, क्वेश्चन आएगा सॉल्व और एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, वो, है ना, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। अब आपको तो पता नहीं होगा कि ये 9.3 का क्वेश्चन है या 9.4 का क्वेश्चन है या 9.5 का क्वेश्चन है। तो सिंपल तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। जब ये नहीं लग पाता है तो या तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा या इस तरीके से। तो धीरे 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 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देख के बता देंगे कि अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है तो इन दोनों में से कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट है। चलिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इस पे आप बात करते हैं ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी कुछ फॉर्म होती है ना। ये फॉर्म क्या है, सो बेसिकली दो अलग अलग फॉर्म्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, है ना, दो टाइप की बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से टाइप की होती है ना, तो एक तो हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। फिर टाइप 2 लिखेंगे बाद में राइट में। सो टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है कि dy/dx, ठीक है, प्लस py इक्वल टू q, है ना। ये हो गया टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप सोचेंगे कि ये p और q क्या है, राइट। ये p और q क्या है,
सो P एंड Q आर या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं, है ना, फंक्शन ऑफ x, किसी भी कोई भी x का फंक्शन हो सकते हैं, और कांस्टेंट हो सकते हैं ना, और कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने dy बाई डी एक्स प्लस पी की जगह लेट्स से हमने कोई फंक्शन लिख दिया, ठीक है, फंक्शन क्या लिख दिया हमने, लेट्स से पी क्या होना चाहिए, पी और क्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए या फिर कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सो यहां पे पी की जगह अपन ने लिख दिया 1/x, ठीक है, इंटू वाई बराबर क्यू की जगह लेट्स से अपन ने 5 लिख दिया। सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, राइट है। अब स्टूडेंट्स, कोई अगर हमें यह कह दे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या करो भैया, सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, राइट। फिर आप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं होगा। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, राइट। तो क्या मेथड होता है, वो मेथड आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। ये मेथड कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड को लगाना सीखना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड को लगाना सीखना, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, समटाइम शॉर्ट फॉर्म से IF से डिनोट कर देते हैं। ये होता है e पावर p, है ना, p dx, राइट। हाउ टू सॉल्व, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे हम लोग डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना सीख सकते हैं ना, राइट, जनरल सॉल्यूशन लिखना सीख सकते हैं, राइट, जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन किसका लिख रहे हैं भैया, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाएंगे। सो जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं यार हम लोग, क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, dx एंड यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट है बच्चों। ऐसे करके अपन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आइए आपको एक चीज सिखाते हैं ना, एक क्वेश्चन को बकायदा सॉल्व करना सिखाते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो एग्जाम्पल है, इसको पूरे को उठा लें और उठा के राइट साइड में ले चलें। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो। इसको अपन राइट साइड में ले गए, इसी को ही सॉल्व करना सीखते हैं ना, इसी को ही सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। ये जो लॉजिक हमने लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इसी को अप्लाई करना आपको सिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन की मदद से काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सावधानी से समझिएगा। सबसे पहले ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, है ना। ऑन कंपैरिजन दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। इससे कंपेयर करो आप, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, e पावर इंटीग्रेशन P dx, ठीक है, e पावर इंटीग्रेशन P dx, ठीक है। सो e पावर इंटीग्रेशन P कितना है भैया, 1/x dx, राइट, e पावर
ये कितना होगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना, बेस ई ही होता है। मॉडुलस x लिखना चाहिए, बट समटाइम्स क्योंकि मॉडुलस अगर इंटीग्रैंड में होता है तो हमें इंटीग्रेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए कंसिडरिंग द पॉजिटिव क्वांटिटी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगाते समय मॉडुलस को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं, बोर्ड की मार्किंग स्कीम में भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो log x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, इस इंटीग्रेशन का प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, बताऊंगा क्या लॉजिक है, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सो देखिए ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस ई है, नाउ ई पावर log बेस ई समथिंग इज समथिंग हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब अपने को सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना। जनरल सॉल्यूशन किसका लिख रहे हैं भैया हम लोग, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है, ठीक है। तो y इंटू एक्स बराबर q कितना है भैया अपना 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। सो फाइनली आंसर आ जाता है ना, इसको अपन लिख सकते हैं yx बराबर 5 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, राइट। यानी कि ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ होगा। सो ऐसे करके हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जनरल सॉल्यूशन आपको बाकायदा दिया होता है, इसको सॉल्व करके आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटिवली काफी आसान टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू अदर कैलकुलस टॉपिक्स, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी, राइट। अच्छा, एक चीज है, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इस इंटीग्रेशन को करने के बाद प्लस सी क्यों नहीं लगाया, है ना। टेक्निकली आपको प्लस सी लगाना चाहिए था, राइट। अब देखिए इस चीज को जरा समझिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, e की पावर में log x प्लस सी है, तो e की पावर log x इंटू e की पावर c, तभी पावर्स ऐड हुई होंगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 9th में पढ़ाते हैं, तभी तो पावर ऐड हुई होगी। और ये क्वांटिटी तो x है, और e पावर c क्या है बच्चों, अगेन एक कांस्टेंट है ना, तो लेट्स से e पावर c को अपन ने k बोल दिया, ठीक है। अब यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में k आ गया एक, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इस स्टेप में, अगर अब हम लोग यहाँ पे x इंटू के कर देते और x इंटू के कर देते इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां जहां है ना, वहां पे अगर अपन k लगा दें, ठीक है, सो जाहिर सी बात है ये k बाहर आ जाएगा और कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, आपको कैंसिल करने के लिए k पूरे से कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन ले लिया, अब तो काट सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, अगेन अ कांस्टेंट। भैया आप ऐसे समझिए, फिर से समझाता हूं आपको इस चीज को, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहां पे e पावर c को अपन ने कांस्टेंट बोल दिया k, ठीक है। जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वहां पे अपन ने k से मल्टीप्लाई भी कर दी, ठीक है। अब होगा क्या, इस एंटायर में से k कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से तो k खत्म हो जाएगा और यहां अपॉन में k आ जाएगा, राइट। लेट्स से ये c1 कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, ओके। अब आप k से k काट सकते हो, यस, k से k काट सकते हो। और क्या मैं c1 कांस्टेंट अपॉन k कांस्टेंट को एक दूसरा कांस्टेंट c बोल दूं, तो यानी कि c1 अपॉन k की जगह अपन ने c लिख दिया, तो कहने का मतलब k तो खत्म ही हो गया, तो इसलिए इस k का कोई फायदा नहीं है, ये खत्म ही हो जाता है। एंड दैट्स वाई हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन करते समय इस प्लस कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली खत्म हो जाना है,
वो अल्टीमेटली खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ये आपको एक ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ जो फाइनली आपको करनी है, फाइनली जिस तरीके से आपको करनी है ना, है ना। बाकी आप वीडियो को पॉज करके बैक जाके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये तो अपन ने टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म किया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड देन जब दोनों टाइप अपन सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 1 बाई 1 यही कॉन्सेप्ट उन पे लगाएंगे, सो दैट हम इतना लर्न कर लें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग बिना किसी की मदद लिए हुए या फिर थोड़ी मोदी मदद लिए हुए हम लोग पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकें। राइट है, सो फटाफट से बच्चों इस चीज को नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस भी मैं बता ही देता हूं ना यहाँ पे। सो टाइप 1 में क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई बराबर q, राइट। सो दिस p एंड q क्या होता था यहाँ पे, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट्स, ठीक है। p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट्स। और कैसे सॉल्व करते थे इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, हाउ टू सॉल्व, उसको भी अपडेट कर देते हैं ना यहाँ पे, है ना। 2-3 बार लिखेंगे चीज़ों को तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे अपन, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे भाई, इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ठीक है। सो ये तो टाइप 1 थी ना। अब हम लोग टाइप 2 डिस्कस करते हैं ना, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर टाइप 2 भी लर्न कर लेंगे तो हमारे दिमाग में पैटर्न बैठ जाएगा ना कि बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। सो टाइप 2 बेसिकली dy बाई डी एक्स टाइप नहीं होती, ये dx बाई डी वाई टाइप होता है, dx बाई डी वाई प्लस p डैश x बराबर q डैश, राइट। अब जरा समझिएगा, ये p डैश और q डैश होता क्या है इस टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फर्क क्या है, यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां पे dx बाई डी वाई है, ठीक है। यहां पे x है, यहां पे y है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, यहां पे p डैश एंड q डैश, सो देखिएगा यहां पे p डैश एंड q डैश आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट्स, या तो फंक्शन ऑफ y होंगे। देखिए अगर यहां पे x है तो p डैश और q डैश फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, और अगर यहां पे y है तो p और q फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे ना। तो थोड़ा डिफरेंस अपने दिमाग में, थोड़ा दिमाग चलाते हुए चलेंगे ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी ना। सो समटाइम्स कुछ चीज़ें हमें एंगेज होके समझ में आती हैं, है ना, कि कोई 9वीं 10वीं का मैथ्स तो है नहीं कि भाई ठीक है अगर खाली भी बैठे हैं तो अपने आप आ गया। सो 12वीं का मैथ ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो इस केस में अब बात होती है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, हाउ टू सॉल्व, है ना। ऐसी टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले तो निकालेंगे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, e पावर p डैश, अब क्योंकि p डैश फंक्शन ऑफ y है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। सो डिफरेंस समझ में आ रहा है, वहां पे e पावर इंटीग्रल p dx, यहां पे e पावर इंटीग्रल p डैश dy, ठीक है। देन वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे ना, जनरल सॉल्यूशन। सो देखिए बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, वहां पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा।
वहां पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहां पे लिखेंगे q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्योंकि q डैश फंक्शन ऑफ y है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, राइट। वहां पे q फंक्शन ऑफ x था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, प्लस c। सो बिल्कुल ऑपोजिट जो है इसकी चाल होती है, तो हमने आपको दोनों तरह से कवर करा दिया, ठीक है। और जैसे ही ये अप्लाई करा था क्वेश्चन में वैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी में गिवन जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनके, है ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, एंड देन जाके हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये 100% कंप्लीट हो पाएगा इन द सेंस कि कैसे इसको अप्लाई करना है ना, तभी आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर पाओगे। सो आगे चलें क्या, बढ़े आगे, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लीजिए ना प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 14, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया, किस में आया, बोर्ड एग्जाम में आया कि भाई फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, फाइंड दी, देखिए इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, आपको नहीं पता कि ये 9.3 से है, 9.4 से है या 9.5 से, आपको नहीं पता, आपने तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, राइट, एंड आपको समझ में आ गया कि यार वेरिएबल्स y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा। अच्छा, dy बाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि यार ये ना इससे कंपेरेबल है, इससे, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे कंपेरेबल है, इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंपेरेबल है, ठीक है। तो वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इसके कंपेरेबल है, तो मैं इसको इसी के कंपेरेबल लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस -1y बराबर cos x। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो यही आपका p हो गया और यही आपका q हो गया, ठीक है। p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जब ऐसा हो गया है ना, ऑन कंपैरिजन हमने ये देख लिया, तो अब तो हम जानते हैं ना कि इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे? क्योंकि हमें तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हमें तो क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, राइट। एंड जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं भाई, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, राइट है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, e पावर पी डी एक्स, यानी कि पी डी एक्स, देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, पी डी एक्स, राइट। सो पी डी एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, e पावर इंटीग्रेशन p कितना है -1, सो -1 dx, सो इट विल कम आउट e पावर -x, ठीक है। नाउ दूसरा पार्ट क्या है, जनरल सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या है भैया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q कितना है cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -x dx प्लस सी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ना। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं भाई, फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, y इंटू ई की पावर -x। अच्छा, राइट साइड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e की पावर -x अपॉन -1, राइट, देन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन cos x, है ना। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं,
इसको ना देखिए, यहां तक की कहानी सॉल्व है बच्चों, यहां तक की कहानी सॉल्व है बच्चों, यहां तक की कहानी सॉल्व है ना, यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्योंकि जगह चाहिए है, जगह चाहिए है, तो एक तो मैं ये राइट साइड वाला पार्ट हटाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, इसकी मदद हमने ले ली। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला, इसको मैं पूरे को ना आई बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? आई। ठीक है, और मैं अब आके ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आई को सॉल्व करता हूं, रादर देन पूरे को सॉल्व करने की जगह सिर्फ आई को सॉल्व करता हूं, राइट। तो cos x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको अपन ने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकेंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, है ना, माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन, माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन cos x का माइनस साइन एक्स, राइट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, है ना। तो जिनका इंटीग्रेशन परफेक्ट है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस पर्टिकुलर उसमें, है ना। तो प्लस सी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो अपन प्लस सी नहीं लगा रहे हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, इधर मेंशन्ड है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो ये आई कितना हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगेन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा इट इज माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, राइट, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, ठीक है, दिस मच ऑफ टी एक्स। अब अगर स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो आई इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, राइट, और माइनस यहाँ पे दिस विल कम आउट। अच्छा देखिए, ये जो क्वांटिटी है, राइट, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी आई है, तो अपन माइनस ऑफ आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये माइनस ऑफ आई जो है वो इधर आके कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, राइट, एंड ई पावर माइनस एक्स अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, राइट। और ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा के अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। वंस यू हैव गॉट दिस बच्चों, आपके पास एक बार ये आ गया, आप आई की वैल्यू यहाँ रख दो एंड आपके पास इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, है ना। सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो लेफ्ट साइड में, है ना, इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, राइट, एंड राइट साइड में i की जगह ये लिख देंगे ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है, और प्लस सी। अब आपका जो आंसर है आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, ई पावर माइनस एक्स को इधर अपॉन में ले गए, ठीक है, एंड इधर भी अपॉन में ले गए, ठीक है, अपॉन में ले गए, ठीक है, बल्कि एलसीएम भी ले लिया ना। सो 2e की पावर x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या भी कर देंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, सो इसको एक चीज समझिएगा, एक स्टेप करते हैं ऐसा। क्या स्टेप करते हैं, अगर मैं e की पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, e की पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, e की पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, तो ये क्वांटिटीज आपस में कट जाएंगे, है ना, e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई पावर 0 1, है ना, ये क्वांटिटी आपस में कट जाएंगे। सो यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। क्या हमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना हमेशा जरूरी है? देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जो आंसर आपने निकाला है वो आपका सही आंसर है। तो इसलिए जो भी आपका आंसर आए उससे आप एनसीईआरटी के आंसर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपके मन को और मेरे मन को तसल्ली मिल जाए कि हमने आंसर सही निकाला है।
अदरवाइज अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पे भी छोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भैया, चलें आगे। क्या बोलती पब्लिक, है ना, एक क्वेश्चन और निपटा दें, ठीक है। ऐसे तो अभी टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, तो आउट ऑफ दैट हमने सिर्फ एक ही किया है। सो एक बार इसको पूरे को नोट कर लीजिए, है ना, तो आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स यानी कि इलस्ट्रेशंस यानी कि वो क्वेश्चंस जिसमें कॉन्सेप्ट को लगाना सिखाया जाता है, उन क्वेश्चंस को भी नोट करना चाहिए और उनके सॉल्यूशंस को भी नोट करना चाहिए। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। तो 15th एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन हर क्वेश्चन में आपको अपने आप से ये पूछना है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो लिखा नहीं कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको इसको एज अ फ्रेश क्वेश्चन की दृष्टिकोण से ही देखना है, राइट है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अपन यहां पे एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि जैसे मैं dy/dx को देखता हूं, देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होना नहीं है ना, आप करके देख लो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन नहीं रही है, सॉरी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन नहीं रही है, ठीक है। सो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा टाइप बन सकता है, ये dy/dx टाइप, राइट। तो मैं कुछ इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहा हूं। तो मैं इसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाना चाह रहा हूं, तो वहां पे dy/dx का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो यानी कि x से मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं। तो यहाँ dy/dx है ना, x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो 2/x y इज इक्वल टू x, है ना, मैंने x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये आपका p है और ये आपका q है ना। तो आप जानते ही हैं इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पावर इंटीग्रेशन p dx। तो अपन इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इट इज e पावर p dx यानी कि 2/x dx, यानी कि e पावर 2 एंड वी कैन राइट इट एज log x। और इस 2 को अपन यहां भेज सकते हैं पावर में, है ना, x की पावर में, ठीक है ना। सो e पावर log x स्क्वायर, ठीक है ना। इस 2 को अपन ने कहां भेज दिया, यहां भेज दिया पावर में। अच्छा, e पावर log बेस e समथिंग कितना होता है, समथिंग, है ना। ये तो प्रॉपर्टी लिखवाई है ना आपको, क्या प्रॉपर्टी लिखवाई है, e पावर log बेस e समथिंग इक्वल टू समथिंग, या a पावर log बेस a समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, है ना। a इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो a पावर log बेस a समथिंग, ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया, x स्क्वायर आ गया। नाउ वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन यहां पे देखेंगे क्या है भैया। जनरल सॉल्यूशन हमने आपको बताया था कि इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है भैया अपने पास, x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो समटाइम्स आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जिनको आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व नहीं हो रहा था ना, एक लाइन में सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब ऑलरेडी है तो x पावर 4/4 आ जाएगा प्लस c। आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है। आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है कि वो क्या कर देंगे, बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो चेक कर लिए, मैंने कहा था ना आपको
कि या तो आंसर ये भी छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी वाले, या फिर आप बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। बट बेसिकली लॉजिक ये होता है एनसीईआरटी का, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देते हैं, है ना, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन कोई बच्चा अगर ये भी आंसर छोड़ के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड्स में, है ना, आप ये छोड़ो चाहे ये छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट है गाइस, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे। हाँ, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा एंड देन वी विल सॉल्व मोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में, है ना। सो ये अपन रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वैसे ही ले लेते हैं ना, यहाँ से देख देख के करते हैं फिर, ठीक है ना। सो दैट शुड बी इन आवर माइंड, है ना, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अभी नया नया टॉपिक है तो इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, वहाँ से रेफरेंस ले लेता हूँ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट अभी पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब वो कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। सो मैंने सिंपली क्या करा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिस भी फॉर्मेट में दे रखी है मैंने उसको लिखने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी भैया, y इंटू डी एक्स ना, और माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इस वाले पार्ट को उधर कर दिया, ठीक है, ओके, इतना कर दिया ना। तो मेरे x वाले और y वाले एक तरफ हो रहे हैं, है ना, कि भाई सारे x वाले एक तरफ कर दूं, सारे y वाले एक तरफ कर दूं, ऐसा हो नहीं रहा है, और होमोजेनस ये बनेगी नहीं, ठीक है, ठीक है। सो क्योंकि अपन कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे ना कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स कर दें, है ना, करके देखेंगे नहीं बनेगी होमोजेनस, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, जिंदगी में a प्लस बी अपॉन सी से आप कुछ उखाड़ सकते हो, बट a अपॉन बी प्लस सी से आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी अपॉन सी को आप लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, बट इसको आप कुछ ऐसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते। तो दिमाग में मेरे आया कि यार बेटर है कि या तो इसको इसके नीचे ले जाऊं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, तो y को ही इसके नीचे ले जाता हूं। और द मोमेंट जब मुझे ऐसा सिंप्लीफिकेशन, द मोमेंट जब मुझे ऐसा सिंप्लीफिकेशन मेरे दिमाग में आ रहा है ना, तो मुझे dx बाई डी वाई टाइप कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फंस रही है। सो मैंने क्या किया, एक स्टेप और सॉल्व किया, dx अपॉन डी वाई, नाउ this upon this is x upon y, right, and this upon this is 2y, ठीक है। so finally मेरे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ना, फाइनली जो मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रही है वो किस तरह की आ रही है ना, मैं आपको दिखाता हूं। dx अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई, है ना। अब जरा इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, राइट। सो मैं इसको लिख दूंगा प्लस माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 2y, राइट। नाउ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंपेरेबल विद, किससे कंपेरेबल है ये इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेरेबल है ना, टाइप 2 से, p डैश x बराबर q डैश, राइट, वेयर p डैश एंड q डैश आर फंक्शन ऑफ y, है ना। हमने क्या बताया था आपको, वेयर p डैश एंड q डैश आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट्स, ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए, सो अपन ने इसको बोल दिया क्या, p डैश, और इसको बोल दिया क्या पूरे को, q डैश, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमने सिखाया था आपको e पावर p डैश, और क्योंकि p डैश क्या है, फंक्शन ऑफ y है, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। दूसरा हमने सिखाया था आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना, कैसे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना, सॉरी dy, है ना, क्योंकि y फंक्शन ऑफ y है ना ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ y है ना, q डैश आपका फंक्शन ऑफ y है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा,
ई पावर इंटीग्रेशन पी डैश डी वाई, मतलब ई पावर इंटीग्रेशन पी डैश कितना है, -1/y, सो -1/y डी वाई। सो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ई पावर माइनस लॉग वाई, राइट। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ ई पावर लॉग, इस माइनस को यहाँ भेज दूँ y की पावर में, तो y पावर -1 यानी कि 1/y। सो ई पावर लॉग बेस ई समथिंग इज समथिंग, राइट। सो 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया बच्चों, ये 1/y आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन कितना होगा आपका, जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, है ना, जरा ध्यान से देखेंगे, उधर देख के लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q डैश इज 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सो y से y कट गया, सो x/y इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा 2y प्लस सी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर किसी और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे x इक्वल टू 2y² प्लस cy, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2y² प्लस cy, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए x इक्वल टू 2y² प्लस cy, यही आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लगाना आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइएगा, है ना, तो फटाफट से नोट करिएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ इसको देख देख के हमने सॉल्व किया है। सो अगर किसी के दिमाग में ये फिट हो गया, ये वाली चीज फिट हो गई ना, तो वो देख के आराम से चीजों को सॉल्व कर सकता है। ठीक है बाबू, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? चलें आगे, आगे चलें क्या, या वेरी गुड, चलिए तो आगे चलते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 17, कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। पर्टिकुलर का सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है ना, अननोन कांस्टेंट। सो कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एंड उसके लिए हमें कंडीशंस भी दी हुई हैं, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2। ठीक है, सो देखिए इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये आपका इस तरह का फॉर्म लेगा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पे ये आपका p रहेगा और ये पूरा आपका q रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स e पावर p dx। ठीक है, सो इसका मतलब यहां पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कैसा होगा भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p यानी कि cot x dx। अच्छा, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। नाउ ये अंडरस्टूड है कि यहां बेस e है, तो e पावर log बेस e sin x इज sin x। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट पे राइट वी वांट टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? सो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन से ही निकलेगा, तो पहले जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इट इज sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है भैया, q आपका ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, सो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन एक्स। ठीक है, दिस मच ऑफ डी एक्स प्लस सी। अब इसको पूरे को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको पूरे को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इधर का काम तो निमट गया ना, इधर का काम तो निमट गया। ठीक है, सो इधर का काम तो निमट गया। ठीक है, एक लाइन अपन और इधर सॉल्व करेंगे, एक लाइन और सॉल्व करेंगे, कितना, इट इज y इंटू साइन एक्स बराबर
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे दो आपको इंटीग्रल्स मिलेंगे ना, दो इंटीग्रल्स मिलेंगे। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स कट जाएगा, सो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। दिस मच ऑफ, यानी कि दो, देखिए इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको दो इंटीग्रेशन I1 और I2, दो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। कैसे होगा भैया, देखिए I1 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, इट इज ट्वाइस ऑफ x sin x dx। सो इसको अपन आई लेट के हिसाब से है ना, सो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, सो कितना होगा भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, इट इज माइनस कॉस एक्स, है ना, सो माइनस कॉस एक्स दिस मच ऑफ टी एक्स, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, या माइनस साइन आएगा, एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। नाउ इसको अगर अपन लिखेंगे तो 2 माइनस का 2x cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा भैया, इट इज sin x, ठीक है, सो प्लस का 2 sin x, ठीक है। सो ये तो आ गई I1 की वैल्यू, ठीक है, ये तो I1 की वैल्यू आ गई, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द I2 वैल्यू, ठीक है, I2 वैल्यू, I2 कितना है, इट इज x स्क्वायर cos x dx। सो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन राइट 2x और cos x का इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, सो ये गेम बन गया हमारा कैड़ा। सो टेक्निकली ये स्टेप करने के बाद मेरी नज़र यहाँ पे पहुँची, ये स्टेप करने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने I2 वाला स्टेप किया ना, तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअल में I1 को सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये I2 को सॉल्व करते जैसे मेरे को ये वाली टर्म दिखी 2x sin x, तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया नीड ही नहीं है। देखिए फर्दर अपन लिखते हैं सॉल्यूशन y इंटू साइन एक्स। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली क्वांटिटी फाइनली कट जाएगी, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है, और मैं सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं I2, है ना, सिर्फ ये वाला सॉल्व नहीं करता हूं, ये वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सो अपन ने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन cos x का sin x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 2x, है ना, तो 2 बार ले लेते हैं x, ठीक है, या अंदर ही ले लेते हैं 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन cos x का sin x दिस मच ऑफ dx प्लस c। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। सो y sin x बराबर x स्क्वायर sin x प्लस c, ये आपका बेसिकली जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, सो अपने को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमने I1 I2 सॉल्व किया तो क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में सॉल्व हो गया। सो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, देखो मैथ्स में ना मैं मानता हूँ नीट एंड क्लीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट समटाइम्स अगर एक दो स्टेप को काट के हमें क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड आंसर मिल सकता है। सो हम लोग घुचड़ मुचड़ नहीं करेंगे, एग्जाम में सिंपल ऐसे करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को काट सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो y इक्वल टू साइन y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 y इक्वल टू 0, सो पुट कितना y इक्वल टू 0, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है ना, एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो x की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे, y इक्वल टू 0 साइन पाई बाय 2, ठीक है, इक्वल टू एक्स पाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस सी।
सो देखो ये क्वांटिटी तो पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है, एंड c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। सो फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, y साइन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 विल बी द क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। सो ये आपका क्या होगा, इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। सो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्लियर है क्या, वेरी गुड। सो यू कैन सी क्लियरली। तो यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, साइन एक्स से पूरा डिवाइड कर रखा है, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द लास्ट एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। एंड यहां पे हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद, है ना, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, वी विल प्रोसीड टू द एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। चलें आगे, बताइए जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द एग्जाम्पल नंबर 18। कर दे भैया, इसको सॉल्व कर दें, आइए जरा इसको भी सॉल्व करते हैं लगे हाथों। सो एग्जाम्पल नंबर 18 में वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ठीक है। सो एक कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, y इक्वल टू एफ एक्स पासिंग थ्रू पॉइंट 0,1, 0,1 से ये, यानी कि when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है, ठीक है, इससे पास कर रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, सो एट एनी पॉइंट एक्स वाई जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है ना, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, सो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा, dy बाई डी एक्स, है ना। उस dy बाई डी एक्स के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल सी देखो इक्वेशन ऑफ कर्व कैसा होगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक कर्व होता है, ठीक है। अगर जनरल सॉल्यूशन है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होती है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप c की वैल्यू को चेंज करते रहोगे तो आपको डिफरेंट कर्व मिलेंगे, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपको फैमिली ऑफ कर्व्स भी रिप्रेजेंट कर सकती है, या उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये c नहीं होता है ना, फिर फ्री फ्रॉम द c होता है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता उसके अंदर। सो इससे आपको एक पर्टिकुलर कर्व मिलेगा, ठीक है। सो c कैसे हटता है बच्चों, c कैसे हटता है, जब आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी होती है कि भैया x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y क्या होगा, तो वहां से c मिल जाता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इन शॉर्ट दोनों एंगल से देखें तो बेसिकली उसका जनरल सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे केस में क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, तो हम लोग c को हटा सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब जरूरी नहीं है कि ये 9.6 में 9.5 में दे रखा है तो हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करें। मैंने आपको कहा है कि आपको फुल फ्रीडम है, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में ये थोड़ी लिखा रहेगा कि ये 9.5 का क्वेश्चन है उसको वैसे ही सॉल्व करना है, नहीं। एग्जाम में तो सिंपल एक क्वेश्चन आया, आप अगर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो आओ हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर दें. सो dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, राइट. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट लॉग मॉडुलस 1 प्लस वाई. आप चाहो तो मॉडुलस हटा भी सकते हो इन द केस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले में आप मॉडुलस हटा सकते हो, स्पेशली इन द डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, है ना, क्योंकि ये थोड़ी हमारी फर्दर इंटीग्रेशन में हेल्प कर देता है. और खासकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टाइम पे तो हम लोग मॉडुलस को हटा के रखते हैं, क्योंकि फर्दर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका वो कहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, वो इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है ना, इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है. तो मॉडुलस रहेगा तो बड़ी टेंशन रहेगी, ठीक है. बट अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. नाउ अब ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अपने को जनरल नहीं चाहिए, अपने को पर्टिकुलर चाहिए. सो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, राइट, एंड वाई इक्वल टू 1. सो वाई इक्वल टू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू हो जाएगी log 2, है ना. सी की वैल्यू हो जाएगी log 2, ठीक है. और जैसे ही सी की वैल्यू log 2 हुई तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि पर्टिकुलर कर्व लिख सकते हैं. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना होगा, इट इज लॉग मॉडुलस 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. सी की जगह अपन log 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है. क्लियर है क्या, ये अपना आंसर हो गया. तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया हुआ है ना. अब आप लोग घबरा जाएंगे कि सर ये कैसा आंसर दिया हुआ है ना, और आपने जो आंसर दिया है हम कैसे मान लें कि वो आंसर ठीक है. आपका क्वेश्चन जायज हो सकता है कि सर आपने जो निकाला ये हम कैसे मान लें कि ये सही है ना, हम कैसे मान लें. मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, आपको अपने सॉल्यूशन से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन निकाल के दिखा देते हैं, है ना. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हुए इसको मॉडुलस को हटा देंगे, राइट. सो log 1 प्लस वाई एंड ये माइनस का log 2, ठीक है, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो ये कितना हो गया, log 1 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. नाउ अब बच्चों एक बात समझिएगा, जरा इस रिलेशन को देखिए. 2 की पावर 3 अगर अपन 8 लिखते हैं तो log बेस 2 8 बराबर 3 लिखते हैं, राइट है ना, ऐसे ही लिखते हैं भाई अपन. सो यानी कि यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस e है, तो यानी कि e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं. सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज माइनस का 1 प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2. क्या मुझे ऐसा करना ज़रूरी था, हाँ, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को सॉल्यूशन मैच करा के दे सकूं. अदरवाइज मैं तो अपना सॉल्यूशन एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. इसके नोट्स आपको हमारे सीबीएसई क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे, ठीक है. तो आप लोग जो है बाकायदा वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑन द वे ऑन द गो कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है. और यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाता है. इसके क्वेश्चंस जो है हमें करने हैं अभी, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करने हैं. बाकी कॉन्सेप्चुअली डन है, और ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं दैट आर मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी बोर्ड लेवल प्रॉब्लम, एनडीए लेवल प्रॉब्लम एंड सीयूटी लेवल प्रॉब्लम, ठीक है, एंड द बेसिक्स ऑफ जेई लेवल प्रॉब्लम, ठीक है. सो देखिए जेई में और बोर्ड्स में डिफरेंस सिर्फ क्वेश्चंस का है, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट जेई देन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस. सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, तो बड़ा मज़ा आएगा वेक्टर और 3D पढ़ाने में आपको, ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय.